हमने शेड थ्योरी की बात करी थी पहले। आज हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम शेड थ्योरी के कुछ कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। शेड के बारे में देखा था, शेड क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह शेड होता है। सुपरिभाषित को हमने डिफाइन किया था। सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइन क्या होता है? किसी सेट में किसी अवयव का होना या ना होना, यानी कि या तो किसी एलिमेंट के बारे में हम कह दें ये होगा या हम कह दें ये नहीं होगा, यानी डिसीजन लेने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो वो वेल डिफाइन होता है। फिर हमने लास्ट में ऑर्डर पेयर की बात की थी कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो हमने देखा ऑर्डर पेयर क्या होता है, दो अवयवों से बने एक युग्म होता है जिसमें क्रम का विशेष महत्व होता है, और यानी कि उसके क्रम चेंज कर देते हैं तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये दो बराबर क्रमित युग्म दो बराबर होंगे, इसका मतलब पहला एलिमेंट के और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। यहाँ पर जैसे ये ए और बी है तो बी और ए ये इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि हम ऑर्डर में लिखते हैं और जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले एलिमेंट के बराबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो तो वो ऑर्डर पेयर बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर क्रम का विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये क्रमित युग्म की भी यानी कि ऑर्डर पेयर की भी बात की थी। आज हम प्रोडक्ट की बात करेंगे कि जो समुच्चय होता है उनका कार्तीय गुणन क्या होता है। कोई दो हमने सेट लें जो पहले तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, क्योंकि सेट अगर एम्प्टी होंगे एलिमेंट ही नहीं होंगे तो हम उनका युग्म कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी दो सबसेट लें, उनका हमें कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्ञात करना हो सेट का, तो उनको कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि कार्टेशियन क्या होता है, कार्टेशियन भी एक सेट होता है जिसमें हम कार्टेशियन भी एक इस प्रकार का सेट होता है जिसमें पहला एलिमेंट जैसे ए क्रॉस बी निकाल दें तो पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, इस टाइप के एलिमेंटों का एक सेट होता है जिसको हम कार्टेशियन के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट के जानते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने ए सेट ले रखा है यहाँ पर 1 2 और बी ले रखा है ए और बी। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? पहले तो मैं 1 का एक के साथ फिर 1 का बी के साथ ऑर्डर पेयर बना लूँगा, फिर इसी प्रकार 2 का ए के साथ 2 का बी के साथ, तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक सेट होता है जो ऑर्डर पेयर के उसके एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर के टाइप के होंगे, यानी कि इस टाइप के होंगे जिसमें पहला एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट के पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम देख लेते हैं कि कोई दो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिए ए और बी और उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने एलिमेंट होंगे। जैसे हमने एक का देखा तो ए में 2 एलिमेंट थे, बी में भी 2 एलिमेंट थे, तो क्रॉस हम जो प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें कितने एलिमेंट आए, 4 एलिमेंट आए। तो यहाँ पर नॉर्मल ध्यान रखना कि दोनों का ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी ऑर्डर आ जाएगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी लिए इनके क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, उनके उप समुच्चय यानी कि सब सेट कितने होंगे। तो हमने कल नॉर्मल देखा था, ए कोई सेट लिया था जिसका ऑर्डर कितना था, एन था, तो उसमें सब सेटों की संख्या कितनी होती है, तो 2n हमने ये सेट के लिए देखा था। तो यहाँ पर भी अभी हमने बात की है क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंटों की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए हमने देखा जिन दो सेट का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनके एलिमेंट जितना ऑर्डर है दोनों का उनका मल्टीप्लाई उसका ऑर्डर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का। तो सब सेट की बात करेंगे तो ये सेम उसी फॉर्मूले पर बेस 2n इंटू एम, जहाँ पर n और m एक तो एक ए सेट का ऑर्डर है, एक बी सेट का ऑर्डर है, जिनका मल्टीप्लाई करके उसकी पावर में रख दोगे तो ये सब सेटों की संख्या आ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट के। फिर यदि दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी लिए, उनमें एक अवयव दोनों यानी कि दोनों सेटों में से एक इनफाइनाइट है, तो डेफिनेटली जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उनमें इनफाइनाइट नंबर होंगे। और अगर दोनों में से कोई दो सेट लिए जिनमें से एक रिक्त समुच्चय यानी फाई है, तो डेफिनेटली कोई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी एलिमेंटों की संख्या 5 हो जाएगी, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ इनके हमने कल ऑर्डर पेयर की बात की थी और उनका आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना देखा है और उनमें कुछ प्रॉपर्टियाँ देखी है जिस प्रकार सेट के देखी थी।
तो ये ध्यान रखना। ये जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था वैसे ही हम ए क्रॉस बी का निकाला था, वैसे ही ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस होगा कि यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑर्डर पेयर बनाओगे। अगर आपको ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पर ट्रिपलेट होंगे, तो जहाँ पर पहला एलिमेंट जो क्रॉस प्रो यानी कि ट्रिपलेट कर रहे हैं उसके पहले के एलिमेंट होंगे, दूसरे स्थान पर है उसके एलिमेंट होंगे तीसरे नंबर पे, लास्ट में तीसरे नंबर पे उनके होगा। तो ये ट्रिपलेट भी बना सकते हो आप। फिर हमने कुछ जैसे वास्तविक संख्या देखी, तो ये बात कर चुके हैं हम कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है वास्तविक में। जब हमने चार्ट बनाया था तो उस चार्ट से संबंधित है, जो आप जानते हो वहाँ पर पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, होल नंबर 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4, और इंटीजर नंबर होता है जो 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं शामिल होती है। तो इनके सबसेट की बात, यानी किसका क्या सबसेट है। फिर सबसेट की भी हमने वहाँ पर सेट में चर्चा की थी कि सबसेट क्या होता है। तो ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे। जैसे ये क्या है, ये बी है, तो बी का ये क्या होगा, ये इसके अंदर है ए, तो इसको हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। यानी कि ए पूरा का पूरा किस में है, बी में है, तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। हो सकता है ये बी हो और इस बाउंड्री पर ये ए है, तो भी ये इसका सबसेट होगा। क्योंकि हमने देखे थे, कल बात की थी कि जो ए, जैसे मान लो ये ए कोई सेट है, तो इसके दो तो कम से कम सबसेट होंगे, ए और फाई, जिनको हमने इम्प्रॉपर सबसेट कहा था। तो ये चर्चा कर चुके हैं। फिर ए यूनियन बी की बात करें, तो ए यूनियन बी है, और अगर हमने एक एलिमेंट कहाँ से लिया है, यूनियन से लिया है, तो डेफिनेटली या तो ये ए में होगा या ये बी में होगा, या ये दोनों में भी हो सकता है। तो ए यूनियन बी, यानी कि ये ए है, मान लो ये बी है, तो ये जो सभी एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। या तो एलिमेंट जो हमने लिया ये ए से होगा तो यहाँ से होगा, या ये बी का एलिमेंट होगा, या इन दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा। तो ये तीन ही पार्ट होते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी में। तो कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ए यूनियन बी का कहाँ कहाँ से हो सकता है, या तो ए से होगा, या बी से होगा, या इनके इंटरसेक्शन भाग से होगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर मान लो आपने एक एलिमेंट कहाँ से लिया, इंटरसेक्शन लिया है, ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट लिया है, तो डेफिनेटली वो ए में भी होगा, बी में भी होगा। देखो जो हमने ये डार्क किया है, ये इंटरसेक्शन पार्ट होता है। अगर यहाँ से आप एलिमेंट ले रहे हो तो वो ए में भी होगा, बी में भी होगा, दोनों में होगा, ये ध्यान रखना। और यूनियन की बात की थी तो वहाँ पर यह का चिन्ह है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको कुछ कंसेप्ट है जो आगे तक आपके काम आएंगे। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आपके बीएससी की जब ग्रुप थ्योरी वहाँ पर चर्चा करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपका कॉन्सेप्ट। फिर इक्वल सेट की भी बात हम कर चुके हैं वैसे तो, कि ए और बी इक्वल है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अगर इस प्रकार होता है तो हम कहते हैं ए और बी बराबर है। फिर हमने डिफरेंस निकालना भी सीखा था। जैसे यहाँ पर मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस को हम कॉम्प्लीमेंट सेट भी कहते हैं। जैसे मान लो ये यू है और ये ए है, तो इस ए को इसमें से हटा दें, बाकी बचा हुआ सेट क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसको ए के ऊपर ये बार डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। और अगर ए को हम यहाँ से हटा दें, इसके अलावा जो ये बार जगह बची है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये ध्यान रखना। फिर हमने डिफरेंस निकालना भी सीखा था कि जैसे a माइनस बी निकालना, a 1 2 3 6 और ये दे रखा है, तो ये a है और ये मान लो b है, तो a ये b, तो a माइनस बी मतलब जो ये कॉमन पार्ट है ये हटा दो। ये कॉमन पार्ट हटाने के बाद में जो इधर ये बचा है a का पार्ट, उसको कहते हैं हम a माइनस बी। यानी जो नहीं है b की वो संख्या जो a में नहीं है, उनकी तो कोई चिंता ही नहीं करनी, कॉमन पार्ट हटा दो आप। तो ए और बी का ए में से कॉमन पार्ट हटा दोगे तो ए माइनस बी बचेगा। तो हमने इसकी भी चर्चा कर चुके हैं हम पहले। फिर हमने बात की, अगर ये दो इम्पोर्टेंट नोट ध्यान रखना कि ए क्या है, बी का सबसेट है, ये बी है, और ए इसका क्या सबसेट है। तो यहाँ पर अगर इनका यूनियन करोगे तो डेफिनेटली यूनियन करोगे तो ये बी होगा। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। फिर अगला वैसे नोट ध्यान रखना है कि ए बी का, कि ये बी है और ये इसका क्या है, सबसेट है।
तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट कौन सा होगा, तो ये वाला पार्ट होगा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इनको वेन डायग्राम से समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये कंसेप्ट और ये जो बातें हैं ये ध्यान में रखना है कि ए बी का सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो छोटी चीज़ है वो हो जाएगी। अगर यूनियन की बात करोगे तो बड़ी वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना। फिर डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन लॉ यानी कि देखो यहाँ पर जहाँ पर डैश लगा हुआ ना किसी सेट के ऊपर ये डैश, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तो ये यूनिवर्स है, ये मान लो ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस ए को हटा दो यहाँ से, जो पीछे ये जो बचा है ना बाहर का भाग, ये उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। डी मॉर्गन रूल क्या कहता है कि कोई 2 सेट लिए ए और बी, ये ए था ये बी, और इनका यूनियन किया तो ये पूरा आ गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आ गया, तो ये कह रहा है कि ए यूनियन बी यानी कि इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, ये कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट उस और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन भाग होगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट देखो ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये बचा हुआ पूरा आ जाएगा बाहर का, और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका बचा हुआ पूरा भाग आ जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन निकाल दोगे तो वो इनके बराबर। यहाँ पर ध्यान आप ऐसे रखना कि अगर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इंटरसेक्शन कर देना दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के, और अगर यही बात यहाँ पर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकलवाए तो यहाँ पर यूनियन का चिन्ह कर देना और दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल देना। और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिया, ये ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ये बाहर वाली जो भी इस एक के अलावा जो बाहर बचा है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ये कह रहे हैं इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो बाहर बचा है इसको हटाओगे तो वापस ये आ जाएगा। तो ये इसको डायग्राम से आप समझ सकते हो। फिर फाई के साथ किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे, देखो ये यूनियन है ये ए है, तो फाई का मतलब होता है कुछ उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके साथ कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा उसके साथ। तो कोई किसी के पास 0 एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं सेट के पास, फिर उसके मगर कॉमन की बात करेंगे तो एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट कहाँ से आएगा। तो इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या होता है, फाई होता है। और यूनियन की बात करेंगे तो मान लो एक व्यक्ति एक सेट ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है और एक ए में कुछ एलिमेंट है, तो उनका यूनियन करोगे तो डेफिनेटली यही होगा। तो ये भी आप नॉर्मल ध्यान रख सकते हो। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है जो आपका मैथ रीजनिंग सब जगह काम आएगा। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन इससे सोल्व होते हैं। एक ए जो नंबर ऑफ जो ए यूनियन बी है, इसके जो नंबर यानी कि इसमें कितने नंबर होंगे उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, और इंटरसेक्शन भाग को हटा देना। तो इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। ये ए है सेट, ये बी सेट है, तो इनके यूनियन में कितने नंबर होंगे, तो यूनियन में ये नंबर होंगे। तो नंबर ऑफ ए तो ये ए हो गया, नंबर ऑफ बी तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन पार्ट 2 बार जुड़ गया है, तो एक बार वापस हटा दो, यानी कि ये ए में था और ये बी में था, तो ये कुछ कॉमन पार्ट था तो ए के साथ भी जुड़ा था, बी के साथ जोड़ने पर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में 2 बार जुड़ गया, तो एक बार उसका इंटरसेक्शन पार्ट हटा दोगे तो इस फॉर्मूले को अच्छे से आप आसानी से याद कर सकते हो कि इंटरसेक्शन पार्ट के नंबर हटा देना है, 2 बार जुड़ा है इसलिए। फिर इसी प्रकार आप अगर इन 3 का इंटरसेक्शन देखोगे कि 3 का इंटरसेक्शन के लिए क्या करोगे, एन ए एन बी एन सी, पहले तो इनको 3 को जोड़ोगे, फिर ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट यहाँ पर 2 बार जुड़ा है तो एक बार हटा दो, फिर बी और सी का भी 2 बार जुड़ा है बी और सी में तो उसको हटा दो, फिर ए और सी का 2 बार जुड़ा है तो ए और सी का हटा दो, फिर ऐसा पार्ट था कॉमन इन तीनों में कॉमन था वो भी एक बार जुड़ा है, वो भी हट चुका है तो उसको एक बार जोड़ देना है। तो ये ध्यान रखना। इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके नंबर देखने हैं तो ये पार्ट देखो, कुछ पार्ट ये कॉमन वाला पार्ट है, ये 3 बार आप देखोगे, पहले इन 2 में ये 2 बार जुड़ेगा ये पार्ट तो एक बार हटा दिया, फिर इन 2 में ये 2 बार जुड़ेगा तो इसको हटा दिया, फिर इन 2 में ये 2 बार जुड़ेगा तो इसको हटा दिया, लेकिन ये कॉमन वाला जो तीनों का कॉमन पार्ट है ये तो सब जगह से हट गया तो इसको एक बार जोड़ देना। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर पावर सेट की भी बात की थी। पावर सेट क्या होता है,
तो उसके लिए हमने पहले ये ए सेट देखा था, फिर इसके सब सेट देखे थे, फिर सब सेट का हमने एक सेट बना लिया जिसको हमने क्या कहा था, एक का पावर सेट कहा था। तो फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी ए के सबसेटों की फैमिली को हमने पावर सेट कहा था। और हमने ये भी देखा था सब सेटों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। तो जो पावर सेट होगा उनमें कितने एलिमेंट होंगे, तो जितने सब सेट होंगे उतने एलिमेंट होंगे डेफिनेटली। इसकी ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक हमने सुपर सेट की भी वैसे चर्चा कर ली है, एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे ए बी का सबसेट है, इसको तो हमने क्या कहा, सबसेट, तो इसका ये बी क्या हो जाएगा, ए का सुपर सेट हो जाएगा। फिर डिसजॉइंट की बात, कि कोई दो सेट डिसजॉइंट के कब कहलाते हैं, जैसे मान लो एक सेट ये ए है और ये बी है, तो इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, इतने दूर दूर है तो कुछ कॉमन नहीं है, उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। कहने का मतलब इसको मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कोई पार्ट क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, यानी फाई है कॉमन, एक ही भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं हिंदी में। विसंगत संगीत समुच्चय, ध्यान रखना। फिर कुछ ये फॉर्मूले हैं कि जैसे इंटरसेक्शन की बात करें, कि पहले ये इंटरसेक्शन होता है, ये एसोसिएटिव वाला फॉर्मूला ये, कि इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होता है। फिर यहाँ पर बात करें, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि इंटर यूनियन, जो इंटरसेक्शन है इसका यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये यूनियन का चिन्ह बीच में लगा देना, और दोनों को जैसे गुणा करते हैं बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो सेम वही प्रोसेस है। फिर हमने माइनस की तो बात कर ली कि ए माइनस बी क्या होगा, जैसे ये ए है ये बी है, तो ये कॉमन पार्ट हटा दोगे ए में से, यानी कि उसमें वो एलिमेंट शामिल होंगे जो बी में नहीं हो, यानी कि ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट शामिल होंगे, एक्स, यानी जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो, उनका सेट क्या होगा, डिफरेंस का सेट होगा। और ए ध्यान रखना, यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये तो देखो दिख रहा है, ये ए है ये बी है, तो इसको ये कॉमन पार्ट है, अगर कॉमन पार्ट हटा दोगे तो ए माइनस बी तो कौन सा बचेगा, कॉमन पार्ट हटाओगे तो ये वाला पार्ट ए माइनस बी होगा और ये पार्ट बी माइनस ए होगा, यानी इसका ये पार्ट हटा दोगे तो ये बराबर तो कैसे होगा, ये तो इधर है ये इधर है, यानी यहाँ पर एलिमेंट कुछ अलग होंगे यहाँ पर कुछ अलग होंगे, तो ये नॉर्मल सी बात है जो आप डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो। फिर कुछ कि ए माइनस ए, यानी कि ए में से पूरा ए ही घटा दिया तो फाइव बचेगा, और ए में से फाइव घटाए मतलब कुछ घटाया ही नहीं तो ए ही बचेगा, लेकिन फाइव में से ए घटाना, देखो फाइव मतलब किसी के पास हम एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें घटाओगे क्या, यानी कि फाइव बचेगा। यहाँ पर माइनस कुछ माइनस ए मत कर देना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कहीं आप फाइव में से ए घटा रहे हो और यहाँ पर फाइव लिखना है, माइनस ए मत कर देना, ये जीरो नहीं है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना सेट थ्योरी का। यानी कि जैसे मान लो ये सेट ए है, यहाँ पर 1 2 और 3 है, और ये सेट बी है जिसमें 3 4 है। अब 4 तो इसमें है ही नहीं है तो घटाना ही नहीं है, यहाँ पर देखो ए में तो क्या है 1 2 3, बी में क्या है 3 4, तो ए माइनस बी जब करोगे तो इस 3 को हटाना है, कॉमन पार्ट में आ रहा है उसको हटा देना है, और जो बचेगा क्या 1 और 2, तो ये 1 और 2 बचेगा। यहाँ पर अब कहोगे 4 को कैसे घटाएं, तो 4 है ही नहीं तो नहीं घटाना है, ये तो वैसे ही बाहर पड़ा है, तो ये जो इधर वाला पार्ट है ये माइनस बी होगा। फिर ये जो ए माइनस बी, इसका यूनियन बी माइनस ए के साथ ये होता है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रख। इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ, उसको अच्छे से देखना कि जैसे ये मैंने बनाया, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। तो ए माइनस बी तो कौन सा होगा, ये वाला पार्ट जहाँ पर मैंने 3 अभी लाइनें खींची है, बी माइनस ए कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। अब इनका यूनियन करेंगे मतलब ये इधर वाला, यानी कि ये बीच वाला पार्ट नहीं आएगा, तो इसको ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कैसे लिख सकता हूँ कि मैं ए और बी का पूरा यूनियन निकाल दूंगा। तो देखो यहाँ पर ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये इधर वाला तो क्या है ए माइनस बी, ये क्या है बी माइनस ए, इनका यूनियन करूँगा तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर देखो अगर ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा, जिसमें ये कॉमन पार्ट भी आ जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो ये बीच वाला पार्ट लेना ही नहीं था क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, तो इसको मैं घटा दूँ तो ए यूनियन बी, ये देखो ए यूनियन बी माइनस क्या घटा दिया, इंटरसेक्शन घटा दिया। तो ये फॉर्मूला आपका वेन डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो। फिर नल सेट के बारे में हमने चर्चा की थी पहले कि नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। जैसे एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर कि ए में वो एलिमेंट शामिल होंगे
जिनका स्क्वायर 0 से कम आए। तो आप आज तक ऐसा कोई एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, 0 से तो कम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता किसी का स्क्वायर, एलिमेंट कोई होगा ही नहीं। यानी कि ये क्या हो गया, नल सेट हो गया, एक भी एलिमेंट नहीं। सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, तो यहाँ पर ये कह रहा है एक्स ए में वो एलिमेंट है जो x-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 1, ऐसा एक एलिमेंट होगा जिसमें से 1 घटाओगे तो 0 आएगा, तो डेफिनेटली सिंगलटन सेट हो गया। ऑपरेशन की बात कर चुके हैं हमने। यूनियन, यूनियन का मतलब इसमें वो एलिमेंट शामिल होंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। और इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट शामिल होंगे जो ए में भी होना चाहिए बी में भी होना चाहिए, तो वो इंटरसेक्शन में आएगा। डिफरेंस ए माइनस बी की हमने चर्चा कर ली थी कि वो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। तो ये हम ऑपरेशन पहले देख चुके हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल समझा रखा है कि ये यूनिवर्सल सेट ले रखा है 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिया है। ए में 1 2 3 लिया, बी में 1 2 4 ये एग्जाम्पल, यानी कि ए माइनस बी, तो इसमें से घटाओगे तो ये 3 वगैरह। इनके डायग्राम से अभी समझा है हमने कि ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, तो ये पूरा यूनियन में आ जाएगा। इंटरसेक्शन यानी कि इनका कॉमन पार्ट, और माइनस वाले ये चर्चा कर चुके। यहाँ पर जो ये फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से ध्यान रखना कि जो जैसे हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन रोल है कि यूनियन पर इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसमें जैसे हमने गुणा पहले किया था, जैसे ए प्लस बी, इसको सी से गुणा करते हैं तो क्या होता है सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी करते हैं, यानी कि इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ लिखते हैं। तो तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, इस यूनियन को बीच में रख देना और इंटरसेक्शन को दोनों तरफ उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके यूनियन कर देना। अगर ये यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो इंटरसेक्शन को, तो बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा देना और यूनियन को दोनों के साथ ऑपरेट करने पर फिर इस इंटरसेक्शन को ऑपरेट कर देना। इस फॉर्मूले की तरफ ये सेट, इसको याद रख सकते हो। बाकी जो आगे का है ये हमने नोट, ये हमने पहले देख रखा है, वैसे इसको यहाँ पर भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि रोस्टर रूप में हम सभी सेट को नहीं लिख सकते, जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको नहीं लिख सकते, तो क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम उसमें कितने लिखते जाएंगे, तो उसके लिए पैटर्न बनाना होता है, यानी सूचीबद्ध करना होता है। फिर हमने ये भी चर्चा की थी किसी भी सेट में हम एक दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हो तो उनको एक ही बार लिखते हैं, अगर बार बार लिखोगे तो भी वो एक ही बार काउंट होगा और उसको एक ही बार लिखना चाहिए। तो ये शॉर्ट सेट थ्योरी में हमने चर्चा कर ली थी। अब संबंध एवं फलन, रिलेशन और फंक्शन में रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, एक सेट से दूसरे सेट में परिभाषित होता है। तो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट, अभी हमने सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट देखा था आज, उसका ही सबसेट होता है, यानी कि या तो उसके बराबर हो सकता है या उसके कुछ एलिमेंटों से बनकर बना होता है। जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था तो उसमें जैसे मान लो ये रिलेशन है, जैसे रिलेशन आर ए से बी में अगर होगा तो ये आर क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा, जहाँ पर ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। तो इनका क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा, जिसमें ये हमने एलिमेंट लिया है ए का। तो यहाँ पर प्रांत और से प्रांत की बात करेंगे कि किसी जो समुच्चय ए से बी में परिभाषित कोई होने वाला कोई संबंध है, तो उसके जो पहले एलिमेंट है, जो ऑर्डर पेयर के ये पहले एलिमेंट है, इनको तो हम क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और जो ये सेकंड एलिमेंट है इसको रेंज कहेंगे, यानी कि इसको परिसर कहेंगे, और इसको डोमेन यानी कि प्रांत कहेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा, जो यहाँ पर अगर कोई आपको संबंध दे रखा है तो जो पहले पहले एलिमेंट है उनको कलेक्ट कर लेना, उनसे डोमेन बन जाएगा। और जो सेकंड एलिमेंट दे रखे हैं सेट में, सबके सेकंड एलिमेंट को ले लेना, उनसे रेंज प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर को डोमेन क्या होता है, से प्रांत क्या होता है, तो जो सेट बी होगा पूरा का पूरा, उसको हम को डोमेन कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन फंक्शन में भी आएगा। तो पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन यानी फलन क्या होता है, कोई दो सेट लेंगे ए से, जैसे एक सेट लिया ए और एक सेट है बी, तो ए से बी में परिभाषित ये, जैसे मान लो ए सेट है ये बी सेट है, तो ए से बी में परिभाषित कोई फलन,
कोई मैपिंग होगी वो फलन कब कहलाएगी, जब इसके प्रत्येक एलिमेंट, तो एक तो ध्यान रखना एवरी, इंग्लिश में एवरी, हिंदी में प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का इधर एक यूनिक संबंध, यानी कि एक यूनिक, इंग्लिश में तो यूनिक ध्यान रखना, हिंदी में अद्वितीय संबंध होना चाहिए। यानी कि एक तो सभी एलिमेंटों का संबंध हो उधर, यानी कि सभी एलिमेंट, ऐसा एक भी एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए जिसका संबंध ना हो, तो प्रत्येक एलिमेंट का उसमें संबंध हो। और संबंध ऐसा कैसा होना चाहिए, एक का इधर एक ही होना चाहिए, एक ही एलिमेंट के साथ संबंध होना चाहिए, एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक होता है तो वो फलन नहीं होता है। तो एक तो प्रत्येक एलिमेंट का संबंध हो और यूनिक एलिमेंट के साथ संबंध होता है तो हम उसको फलन कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जैसे ये ए है, ये बी है, तो फंक्शन में यहाँ पर दो एलिमेंट का कोई एक एलिमेंट के साथ संबंध हो सकता है, ये तो चलेगा, लेकिन इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट के साथ फिर इधर दो एलिमेंट, यानी कि ये यहाँ पर B1 और B2 से मान लो एक एलिमेंट ए लिया, इसके दो संबंध नहीं होने चाहिए, तो ये हो गया तो फलन नहीं है। यहाँ पर दो एलिमेंट का किसी एक के साथ हो सकता है, ये ध्यान रखना, यानी इधर तो प्रत्येक एलिमेंट का होना चाहिए संबंध, और ये कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर यानी कि फलन की डेफिनेशन ध्यान रख लेना कि ए से बी में परिभाषित कोई भी संबंध फलन कब कहलाता है, जब एक के एक तो प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में अवयव होना चाहिए, यानी कि उधर संबंध होना चाहिए। फिर सेट ए के किसी भी अवयव का दो या दो से अधिक अवयव उसके साथ संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये फलन की मोटे मोटे डेफिनेशन है। फिर कुछ टाइप के फलन है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तत्समक फलन क्या होता है, तो इसमें इस प्रकार डिफाइन होता है ये कि कोई फंक्शन आर से आर में मान लो डिफाइन है, तो जिस एलिमेंट की बात करें, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी इमेज वही एलिमेंट हो, तो उसको हम तत्समक फलन कहते हैं। जैसे मान लो सेट 1 2 3 4 5 ये कुछ भी लिया, तो इधर भी 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, यानी सेम एलिमेंट पर सेम एलिमेंट की हो इमेज, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो 0 पर 0 की 0 हो जाएगी, 1 की 1 हो जाएगी, ऐसे 2 की 2, इस लाइन पर इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। फिर मापांक फलन क्या होता है, मॉड्यूलो फंक्शन क्या होता है, इसमें ध्यान रखना। एक तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो मॉड्यूलो फंक्शन को इस प्रकार डिनोट करते हैं, इससे जो भी संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव ही प्राप्त होगी। तो ये मॉड्यूलो फंक्शन होता है, मॉड्यूलो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम ये वैल्यू 0 से पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव होगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, और इसको एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, इसको वाई भी लिख देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर 0 लिया तो 0 की वैल्यू 0, 1 की वैल्यू 1, इधर ये, लेकिन जैसे इसमें नेगेटिव रखेंगे -1, जैसे इसमें -1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो देखना ये ग्राफ इस प्रकार का, मॉड्यूला का ग्राफ इस प्रकार का है मापांक फंक्शन का। फिर महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, ग्रेट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो ये इस प्रकार डिफाइन होता है, ध्यान रखना कि एफ एक्स में जो एक्स की वैल्यू ग्रेट कॉमन, जो ग्रेट इंटीजर फंक्शन होता है, इसमें जब एक्स इंटीजर नंबर है तो उसकी वैल्यू वही होगी, अगर एक्स इंटीजर नंबर नहीं है यानी पॉइंट में है तो हम उसकी छोटी वैल्यू लेंगे। जैसे एग्जांपल समझते, जैसे मेरे को f1 की वैल्यू लेने, इंटीजर नंबर है तो इसकी 1 नहीं आएगी वैल्यू, लेकिन मेरे को 1.1 की वैल्यू लेनी है, तो 1.1 में हम देखेंगे जैसे ये 0 और 1, यहाँ पर ये 1 और 2 के बीच में है, तो इसमें 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी छोटी वैल्यू देखेंगे। जैसे 1.1 में दशमलव के पहले छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो इसकी ये 1 हो जाएगा। ऐसे 1.9 तक 999, तो ये यहाँ की वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे ये वैल्यू 2 होगी, यानी कि फंक्शन जो यहाँ पर 2 आएगा, एफ की वैल्यू 2, तो इसकी 2 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर 2.1 है इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। तो देखो ये इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, यहाँ पर ये डॉट लगा रखे हैं, जैसे ये 0 यहाँ पर 1 और 2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू ये 1 ही होगी। फिर 2 और 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू इधर 2 ही होगी। इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। जब ये -1 होगा तो f की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, लेकिन f की वैल्यू जैसे ही -1.1 है
तो कितनी होगी। तो इधर देखो -1.1 इधर वाला ये पॉइंट इधर है, तो यहाँ पर ग्राफ को अच्छे से देख लेना कि इसका ग्राफ कैसा है, डायरेक्ट ग्राफ भी पूछ सकता है। फिर फलन का प्रांत क्या होता है, यानी कि डोमेन क्या होता है, इंग्लिश में प्रांत को डोमेन बोलते हैं। तो x की वो वैल्यू जिस पर रखने पर फलन का मान एक तो कैसा आना चाहिए, वास्तविक आना चाहिए और परिमित आना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो और कैसे प्राप्त हो, रियल वैल्यू प्राप्त हो, काल्पनिक वैल्यू प्राप्त नहीं होनी चाहिए। काल्पनिक वैल्यू हमने देखी थी, अगर अंडरवुड के अंदर कोई नेगेटिव संख्या प्राप्त होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक नंबर कहते हैं। तो ये अंडरवुड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट कब होता है, जब ऊपर किसी संख्या में हम जीरो का भाग लगा रहे, यानी कभी जीरो नहीं होना चाहिए नीचे। इनके अलावा जो भी यानी कि रियल नंबर प्राप्त हो रहा हो और फाइनाइट प्राप्त हो रहा हो, तो उन एक्स की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डोमेन। यानी एक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जनरली हम एक्स जो ए का एलिमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं, और एफ ऑफ एक्स ये बी का एलिमेंट इसको डिनोट करते हैं, जिसको कभी कभी वाई से भी डिनोट करने को मिलेगा। यानी एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की इमेज। तो यहाँ पर एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए फंक्शन क्या हो, वास्तविक हो और फाइनाइट हो, तो उनके लिए जो ये सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो डोमेन में शामिल हो गया वास्तविक संख्या, काल्पनिक और इनफाइनिटी ये प्रांत में शामिल नहीं होगी। फिर हमने अभी ये बात की थी संबंध एवं फलन, तो यहाँ पर डोमेन की चर्चा तो हमने कर ली थी कि फंक्शन, यहाँ पर ध्यान रखना ए और बी फाई नहीं होना चाहिए। अगर फाई है, उनमें एलिमेंट ही नहीं है, तो फंक्शन किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ए और बी। फिर हमने चर्चा कर ली थी ए से बी में कि फॉर ऑल, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट की कैसी इमेज हो, यूनिक इमेज हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन है। और जो सेट ए है इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने डोमेन कहा है। जो ये ए होता है ये डोमेन होता है, और जो बी है ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। कोडोमेन यानी कि से प्रांत बोलते हैं हिंदी में, इस पूरे सेट को कोडोमेन कहते हैं। और इसके वो एलिमेंट जिनकी पूर्व में इमेज हो, पूर्व इमेज विद्यमान हो, अगर उनका सेट बना लें तो उसको रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या होती है, ये सेट यानी कि जहाँ पर हम ऐसे बी के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज हो, पूर्व में इमेज हो, तो उनको हम कहेंगे रेंज। काफ़ी बार देखोगे कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे बी में जिनकी इमेज नहीं बन रही होगी, तो उनको हम प्री इमेज नहीं होगी तो हम उनको क्या कहेंगे, उनको उसमें शामिल रेंज में नहीं करेंगे। तो इनकी भी चर्चा जब हम ऑन टू और इन टू यानी कि आच्छादक और अंतर्शेपी पढ़ेंगे तब और डिटेल से कर लेंगे। अभी तो यहाँ पर ध्यान रखो, बी के वो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज हो उनको हम क्या किस में शामिल करेंगे, रेंज सेट में करेंगे। तो यहाँ पर हमने बड़ी बड़ी चर्चा क्या की है, एक तो कोई फंक्शन डिफाइन किया जो ए से बी में, कि फंक्शन कब का है, जब उसके प्रत्येक एलिमेंट का इधर क्या हो, यूनिक इमेज हो। फिर ए को हमने क्या कहा है कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फलन परिमित हो या रियल हो, उसको हमने डोमेन के दिया। और पूरे बी को हमने क्या कर दिया, को डोमेन यानी कि से प्रांत के दिया। और उनके कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी क्या हो, प्री इमेज हो, उनको हमने किस में शामिल किया, रेंज में शामिल किया। तो ये तीन चीज़ें जो ध्यान रखनी है फंक्शन के रेस्पेक्ट में। फिर फंक्शन के प्रकार अभी हमने देख लिया था कि तत्समक फलन क्या होता है, ये तो हमने चर्चा कर ली। एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है जैसे ये इस प्रकार का फंक्शन कि जिसकी वैल्यू एक फिक्स कर दी जाए, यानी कुछ भी वैल्यू रखो वही आ रही हो वैल्यू, तो उसके लिए कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं उसको, जिसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे ये फंक्शन एफ आर से आर में परिभाषित इस प्रकार कर दिया कि एफ एक्स की वैल्यू सी, यानी कि सी की वैल्यू 5 लिख दी, यानी कि 5 हो जाए, तो आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वो 5 ही आएगी, यानी कि कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। फिर बहुपदीय फंक्शन क्या होता है, बहुपदीय जैसे आर से आर में कोई फलन परिभाषित है जो इस टाइप का हो, बहुपद टाइप का, तो उसको बहुपदीय कहते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं ना, ये हम यहाँ पर इस सेट से लेते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर रियल नंबर है तो रियल नंबर वाले पार्ट से लिए। अब देखो यहाँ पर आइटा रख दिया, आइटा तो रियल नंबर होता नहीं है, तो ये तो इसका ये बहुपद होगा जो इसका नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर
परिमेय फलन क्या होता है, तो कोई दो फंक्शन एफ और जी है, तो इस टाइप के हो अंश और हर टाइप के, जो नीचे वाला है जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल एफ और दो पॉलिनोमियल है उनको अगर इस रूप में हो तो उसको रेशनल फंक्शन कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं। फिर मापांक फलन की भी हमने चर्चा कर ली थी। इसकी वैल्यू ध्यान रखना, जीरो पर तो जीरो होगी, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो ही होगी, यानी ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव होगी। लेकिन जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो ध्यान रखना यहाँ पर एक्स खुद नेगेटिव है, अगर इसके आगे आप माइनस लगा दोगे तो ये एक्स तो नेगेटिव है ही है, और इसके आगे और नेगेटिव लगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देख लेना क्या लिख रखा है। फिर चिन्ह फलन इम्पोर्टेंट फलन है। चिन्ह फलन क्या होता है, यानी कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, उसकी वैल्यू तीन ही हो, यानी कि एक तो जीरो पर तो जीरो आए, और कुछ भी जीरो से नेगेटिव नंबर लो तो उसकी वैल्यू -1 प्राप्त हो, और जब बड़ी यानी कि पॉजिटिव नंबर लो तो 1 प्राप्त हो। तो इस प्रकार का फंक्शन होता है, उसको हम चिन्ह फलन कहते हैं। यानी देखो पॉजिटिव पर तो यहाँ जीरो पर जीरो, नेगेटिव पर नेगेटिव, ऐसे इस प्रकार चले, इसको चिन्ह फलन कहते हैं। तो चिन्ह फलन की भी ध्यान रखना। ग्रेट इंटीजर फंक्शन की तो हमने चर्चा कर ही ली थी पहले। यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैंने वहाँ पर बता रहा था कि f -1.1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये ध्यान रखना कितनी होगी आपको। जैसे यहाँ पर -2.5 है, तो इसमें देखो इसकी वैल्यू -2.5 है, तो इसकी -3 लेनी है, इधर आपको इस प्रकार की लेनी है। यहाँ पर ये 2.5 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये ग्रेट फंक्शन है, ग्रेट इंटीजर फंक्शन, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे। काफ़ी बार फंक्शन को हम इस प्रकार भी लिख सकते, जैसे ये तो डिनोट करते हैं ए टू बी, ए नॉन एम्प्टी, बी नॉन एम्प्टी। तो ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो बी एलिमेंट है और ये ए एलिमेंट है, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। फिर आपको कुछ फंक्शन इस टाइप के दे रखे होंगे, जैसे अंडरवुड के अंदर कोई फंक्शन दे दिया, पूछेगा इसका डोमेन बताओ। तो आपको पता है डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो, या तो रियल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अंडरवुड के अंदर एफ एक्स आया, इसका मतलब ये नेगेटिव होते हैं तो ये काल्पनिक हो जाएगा, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो हम x की वो वैल्यू ज्ञात करेंगे जिसके लिए ये अंडरवुड के अंदर जो दे रखा है फंक्शन, ये क्या हो, ग्रेटर देन जीरो या जीरो हो, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव। तो x की वो वैल्यू हम देखेंगे जिसके लिए ये क्या हो, फंक्शन जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। नेगेटिव होते हैं तो वो काल्पनिक बन जाएगा, तो वो वैल्यू तो हमें डोमेन में शामिल नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। फिर अगर फंक्शन इस टाइप का हो, रेशनल टाइप का, और अंडरवुड के अंदर है, ध्यान रखना ये पूरा इस टाइप का हो, तो यहाँ पर एक तो ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गए तो वैसे ही ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उनको शामिल नहीं करना है। किनको, जिनके लिए जीरो। तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ये तो हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे कि डोमेन की, तो डोमेन के लिए जो भी इसके अंदर चीज़ आए ना अंडरवुड के अंदर, तो वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो हो सकती है, जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। छोटी होते ही अंडरवुड के अंदर अगर कोई नेगेटिव संख्या जाएगी तो डेफिनेटली वो काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना जब डोमेन ज्ञात करो। फिर तीसरे टाइप का फंक्शन है, तो जो ये रेशनल टाइप का फंक्शन है, परिमेय फंक्शन, देखो इस पर अंडरवुड नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जीरो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो होते हैं तो ये इनफाइनाइट टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा होगा और आपको डोमेन पूछे, तो सबसे पहले तो आप क्या करना, इसको वाई पुटअप करना, फिर एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में लाना, और फिर जो वाई की वैल्यू ऐसी रखना जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, डिफाइन हो, यानी कि डोमेन जब ज्ञात करना हो तो इस टाइप का होना चाहिए। इसका जो डोमेन ज्ञात कर दोगे फिर, तो वही क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ एक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक तो पहले वाई पुट करना है एफ एक्स को, फिर जो आपका एक्स है इसको वाई के टर्म में लेना है, फिर डोमेन ज्ञात करना वाई के लिए, जो रेंज की हो जाएगी एफ एक्स हो जाएगी। इन पर आधारित क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
ये अब तक तो जो भी मैटर देखा था ये नॉर्मल बातें थी। ये 11th की बुक्स में है, जिनको आपको क्या करना है 11th की बुक में पहले तो शेड थ्योरी के सभी क्वेश्चन करने हैं, वो हो जाए तो उसके बाद में जो रिलेशन और फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत दे रखी है बातें उनको कर लेना, उनके सभी क्वेश्चन करना। शेड थ्योरी में रिलेशन फंक्शन में कहीं समस्या आए तो क्वेश्चन पूछ लेना। उनकी अच्छे से प्रिपरेशन होने के बाद में सभी क्वेश्चन करने के बाद में 12th की बुक में जो आपका दे रखा है रिलेशन एवं फंक्शन, उसके अब कुछ टॉपिक हैं तो उसको पढ़ने के बाद में 12th की बुक से रिलेशन और ये फंक्शन वाला पूरा चैप्टर करना है। फिर ये करते ही आपका जो शेड थ्योरी रिलेशन और फंक्शन ये पूरा हो जाएगा। जो फर्स्ट ग्रेड में एक पूरा टॉपिक दे रखा है, सेकंड ग्रेड में भी कहीं ना कहीं काम आएगा। जब आप कंटिन्यूटी वगैरह देखोगे तो ये चीज़ें काम आएगी प्रायिकता वगैरह में। फिर यहाँ पर संबंध की बात हम पहले कर चुके थे, वही डेफिनेशन वापस आएगी। तो ये कि दो नॉन एम्प्टी सेट लो और उनका कर्म समुच्चय का ये हम चर्चा कर चुके हैं। कि कोई आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा, यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे और उनकी जो रिलेशन और फंक्शन है इसमें किस टाइप के होते हैं उन पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से टाइप है। तो रिलेशन की बात करने के लिए सबसे पहले दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी हमने सीख लिया, और पहला एलिमेंट ए से दूसरा एलिमेंट बी से ये भी चर्चा कर ली। और जो ये एक कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा उसके आधार पर हम बनाएंगे। तो ये ए का बी का ये रिलेशन हम चर्चा कर चुके हैं। जो रिलेशन होता है वो हमने ये भी चर्चा कर चुके हैं, वो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी कि देखो यहाँ पर ये सबसेट का चिन्ह और ये इसके बराबर हो सकता है, ये चर्चा कर चुके हैं। फिर रिलेशन के प्रकार के एक रिक्त संबंध क्या होता है, रिक्त का मतलब वही कि उसमें कोई एक ही एलिमेंट ना हो, तो ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव नहीं हो तो उसको रिक्त संबंध कहते हैं। तो ऐसा जैसे मान लो ए दे दिया बी दे दिया, एक स्टेटमेंट लिख दिया कि ए यहाँ पर ए और बी में कौन किसको शामिल करना है जिनका योग 15 हो। तो देखो इसमें सबसे बड़ा 3 है, इसमें 6 है, तो इनका योग अधिकतम 9 ही हो सकता है। 15 है, 15 से बड़ा तो ऐसा कोई एक भी एलिमेंट प्राप्त नहीं होगा, तो उसमें एक भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा रिक्त हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन जो भी रिलेशन होते हैं उनको रिक्त संबंध कहते हैं। फिर सार्वत्रिक संबंध जो क्रॉस प्रोडक्ट का सेट है वही सार्वत्रिक संबंध होगा, यानी कि उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये कह रहा है जैसे मान लो स्टेटमेंट इसने क्या दिया यहाँ पर कि उनका जोड़ 15 या 15 से कम हो, तो ऐसा देखोगे तो एक का पहले 2 के साथ देखोगे 3 ठीक है, यानी 15 से कम है। फिर 1 4 5 ठीक है ये भी, फिर 2 का ठीक है 4 है, 2 और 4 6 हो रहे, तो यानी कि स्टेटमेंट को पूरा कर रहे हैं उनको इसमें शामिल कर लेना। इस प्रकार का आपको स्टेटमेंट देगा तो उनके तरफ सबसे पहले आपको क्या करना है ये सेट बना लेना है संबंध वाला। फिर हम उसके बारे में समतुल्य सम्मित संक्रामक की पहले वैसे चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पर डेफिनेशन देखी थी। यहाँ पर उसको अप्लाई करके देखेंगे कि समतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं। तो समतुल्य का मतलब होता है स्वयं के साथ संबंध, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो किसी जैसे मान लो ये ए और बी दे रखा हुआ, कोई नहीं दे रखा है रिलेशन ए से ए में पूछ रहा है तो वो भी अपन बी की जगह ए मान लेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है स्टेटमेंट इस प्रकार का दे रखा है, यानी ए बी से बड़ा हो, यहाँ पर इस टाइप में लेना हो। ये बी एन सेकेंड एलिमेंट है वो छोटा या बराबर हो सकता है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो बड़ा है या इससे छोटा हो तब लेना है। तो जब इसका ये हमने बनाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट यानी 1 1 देखो 2 शर्तें या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर। तो 1 1 बराबर है तो इस शर्त का पालन करना है, मतलब ले लो शामिल। 2 1 का संबंध बना लेंगे क्योंकि 2 बड़ा है, 2 2 को भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना 2 3 का नहीं बनेगा क्योंकि ये ना इससे बराबर है ना इससे बड़ा है, तो इस टाइप का इसमें शामिल नहीं करोगे आप। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर हमने क्या करना है एक ये बना लेना है पूरा सेट कि उसमें कौन कौन से शामिल होंगे संबंध में। ये जब हो गया, अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो ए क्रॉस ए का, तो डेफिनेटली इसमें 6 एलिमेंट आएंगे, 6 नहीं 9 आएंगे क्यों 3 इसमें 3 इंटू 3 9 एलिमेंट आएंगे। लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट के आधार पर 6 ही आए, तो डेफिनेटली हमने यही बात की या तो उसका सबसेट होगा या बराबर होगा संबंध, तो यहाँ पर प्रूफ हो जाती है वो बात। फिर समतुल्य, समतुल्य कब होगा जब एक का संबंध ऐसे हो, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट हो। तो ये ध्यान रखना
ये इसमें ए टाइप का, तो देखो इसको चेक करो, 1 का 1 के साथ है क्या संबंध है, 2 का 2 के साथ है क्या है, 3 का 3 के साथ है क्या है, इसका मतलब ये समतुल्य है। तो ये समतुल्य की डेफिनेशन होती है कि उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ संबंध हो तो समतुल्य होता है। फिर सममित यानी सिमेट्री क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, वो सिमेट्रिक है, सममित है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर इसी की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसका ए के साथ, ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है। तो देखो यहाँ पर 2 का संबंध एक के साथ है, लेकिन एक का संबंध 2 के साथ है क्या, कहीं नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हो जाता। तो यहाँ पर ये जो शेड बना रखा है कोई नया, तो यहाँ पर देखो जो ऊपर वाला है ये तो सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, 2 का एक के साथ संबंध है लेकिन एक का 2 के साथ संबंध नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, आर वगैरह ये दे रखा है, इसमें चेक कर सकते हो। तो पहले 1 1 2 2 3 3, ये तो किसकी बात होगी, ये तो होगी समतुल्य की बात। फिर यहाँ पर देखो 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 3 से है, ठीक है ये भी बात। एक का एक या तो कोई बात होगी नहीं क्यों, सेम एलिमेंट है। फिर 3 का संबंध 5 से है, 5 का संबंध 3 से है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। फिर संक्रामक क्या होता है, ट्रांजेक्टिव क्या होता है, ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो, ये तो हो, फिर क्या होना चाहिए, अगर इस प्रकार का हो तो ए का संबंध सी से हो तो हम कहते हैं सिमेट्रिक है, यानी ए का तो बी के साथ हो, बी का सी के हो, ये तो मानेंगे। फिर अगर इस प्रकार हो तो ए का संबंध किससे होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये संबंध कैसा है, ट्रांजेक्टिव संक्रामक संबंध है। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना। फिर हमने प्रतिसम्मित की भी बात की थी, प्रति एंटी सिमेट्री की बात की थी, क्या था कि ए का संबंध बी से और बी का संबंध ए से तभी हो जब ए बराबर बी हो। तो यहाँ पर बराबर वाली बात नहीं जुड़ जाती है, ये हो तभी ये संबंध होता है, तो उसके लिए एंटी सिमेट्री की डेफिनेशन देखी थी। एक 12th की बुक में कुछ कंसेप्ट आया था, जिसमें देखो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के मिले थे कि ए का संबंध तो बी से था, अब बी का किसी के साथ संबंध ही नहीं था, सी या ऐसा कुछ एलिमेंट ही नहीं था जिसका किसी के साथ संबंध हो। अब इसकी संक्रामकता कैसे देखें कि ए का कैसे बताएं सी के साथ हो, तो उसको वहाँ पर असत्य संक्रामक मान के कुछ तुल्यता को वहाँ पर परिभाषित किया हुआ है, इसको देखना एक बार। तुल्यता संबंध क्या होता है, यानी इक्विवेलेंस संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसके लिए आपको ध्यान रखना। अभी जो हमने देखा है समतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये किसी आर के लिए हो तो यानी किसी संबंध के लिए हो तो हम कहते हैं वो संबंध कैसा है, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर फंक्शन की तो चर्चा कर चुके हैं, वापस वही कि कोई 2 सेट लिए ए और बी, एवरी एलिमेंट का इसके यूनिक एलिमेंट के साथ संबंध हो तो फलन होता है, उस संबंध को हम फलन फंक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो देख चुके हैं, प्रांत की डेफिनेशन भी देख चुके हैं, क्या कि जो ए से बी में परिभाषित है, तो ए को क्या कहेंगे, फलन का प्रांत, बी को क्या कहेंगे, कोडोमेन यानी कि सह प्रांत, इसको डोमेन, इसको कोडोमेन बोलते हैं इंग्लिश में। इनकी डेफिनेशन देख चुके हैं। रेंज परिसर की भी परिभाषा देख चुके हैं कि बी के उन एलिमेंटों का समुच्चय जिनका क्या हो, एक ऐसे संबंध यानी कि ए में प्री इमेज हो। फिर यहाँ पे जो फलन के टाइप आए हैं ये ध्यान रखना, 1 1 ऑन टू और मैनी 1 इन टू वगैरह। तो 1 1 एक एक की संबंध या जिसको इंजेक्शन कहते हैं, ये क्या होता है, कोई फंक्शन ए से बी में परिभाषित कोई फलन है, उसको 1 1 कब कहेंगे, 1 1 तब कहेंगे जब एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ संबंध हो, यानी कि यहाँ पर क्या हो, एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से संबंध हो, ये कोई 2 एलिमेंट का किसी एक से ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी 1 1 का मतलब एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ संबंध हो, ये ध्यान रखना। तो इसको 1 1 कहेंगे जिसको इंग्लिश में इंजेक्शन बोलते हैं। फिर बहुमैनी, बहुमैनी का मतलब होता है कोई 2 एलिमेंट का एक ही एलिमेंट पर क्या बन रहा हो, एक ही एलिमेंट इमेज बना रही हो, तो हम क्या कहेंगे, इसको बहुमैनी कहेंगे, यानी बहु एक एक ही कहेंगे। तो ये ध्यान रखना,
वन वन और मैनी वन। फिर ऑन टू क्या होता है, ऑन टू में एक तो डेफिनेशन ये ध्यान रखना, जो रेंज सेट है जो कोम डोमेन के बराबर हो जाए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो ये बी सेट है इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही हो गया, प्रांत और जो रेंज है यानी परिसर है वो बराबर हो गए, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचा। तो जो बी सेट था जिसको हम कोडोमेन कहते हैं, और रेंज सेट मतलब पूरे की इमेज प्री इमेज है, इसका मतलब वो बराबर हो गए। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जिसके जो सेट जो सेकंड वाला ये है इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, यानी कि सभी एलिमेंटों की क्या हो, प्री इमेज हो, तो उसको ऑन टू कहते हैं। फिर इन टू अंतरक्षेपी क्या होता है, इसको सर्जेक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक तो इसको वन वन को इंजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, इसको सर्जेक्शन कहते हैं, और वन वन ऑन टू को बाइजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना। और इन टू का मतलब कोई, यानी कि जो ये पार्ट है, जो सेकंड जो ये सेट था फंक्शन ए से बी में परिभाषित है, तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा प्राप्त हो जाए जिसकी प्री इमेज ना हो, यानी प्री इमेज नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। यानी कि कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो, तो रेंज क्या हो, सबसेट हो कोडोमेन का, वो तो होती है। यानी कोडोमेन बड़ा हो, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा विद्यमान हो जाए जिसकी प्री इमेज नहीं हो, यानी डी और ई की देखो प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये इनटू है। इंग्लिश में इनटू, हिंदी में इसको अंतर्क्षेपी बोलते हैं। फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर की चर्चा कर चुके, रियल नंबर की भी चर्चा कर चुके, संख्या की भी चर्चा कर चुके हम पहले कि दशमलव और बिना दशमलव यानी पूर्णांक वाली। फिर ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो, जो रिपीटेशन का क्रम पता और नॉन यानी जिनका रिपीटेशन का क्रम पता नहीं हो, ये हम ऊपर के पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। फिर हमें काफ़ी बार चेक करना पड़ेगा कि ये वन वन है या मैनी वन है, तो इसके लिए वन वन चेक करना हो तो आप क्या करो, दो तरीके हैं। या तो जैसे आप दो इमेज ऐसे मान लो कि fx1 और fx2 क्या है, बराबर है, यानी कि दो इमेज बराबर है, तो आप ये प्रूफ कर दो कि वो एलिमेंट क्या है, बराबर है। अगर हम मान के चलें कि दो इमेज क्या है, बराबर है, यानी कि ये एक ही एलिमेंट मान के चले, वन वन प्रूफ करना है ना, तो मैनी वन टाइप का मान के चले, हम मान लेंगे कि दो इमेज क्या है, बराबर है, और हमें ये भी प्रूफ, फिर ये प्रूफ कर दें कि वो बराबर इसलिए कि वो दोनों एलिमेंट ही बराबर है, इसलिए वो इमेज इनकी बराबर आ रही है, तो ये प्रूफ हो जाता है आपका वन वन। एक तो तरीका ये है कि आप मान के चलो दो इमेज बराबर है और उन एलिमेंटों को क्या कर दो, बता दो कि वो क्या है, बराबर है। और ये आप मान के चलो कि कोई दो एलिमेंट बराबर नहीं है, फिर आप ये प्रूफ कर दो कि उनकी इमेज भी बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वही वन वन हो गया। फिर इनटू या ऑन टू, तो इनटू और ऑन टू के लिए तो ये ध्यान रखना है कि ऑन टू क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, जिसमें जो रेंज सेट और कोडोमेन है, कोडोमेन और रेंज क्या हो, बराबर हो, यानी कोई भी एक ऐसे एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज विद्यमान ना हो, यानी कि सभी के सभी एलिमेंटों की क्या हो, प्री इमेज यानी पूर्व इमेज विद्यमान हो। यानी कि कहने का मतलब इसमें ऐसे एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो। फिर प्रांत ज्ञात करना वगैरह तो बता ही दिया आपको कि कोई भी फंक्शन है तो उसका जो डोमेन ज्ञात करना है, तो डोमेन के लिए क्या करोगे, जो भी फंक्शन दे रखा है वो रियल आना चाहिए, एक्स की वो वैल्यू ज्ञात कर लो जिसके लिए फंक्शन क्या हो, फाइनाइट प्राप्त हो और वास्तविक प्राप्त हो। तो जिस इस प्रकार का है तो इसमें कुछ भी वैल्यू रखोगे तो डेफिनेटली रियल नंबर ही प्राप्त होगी और फाइनाइट ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के में कोई समस्या नहीं है। जब अगर इस टाइप का हो तो इसमें एक तो ये जो जी एक्स है ये एक्स की वैल्यू के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो किसी संख्या में भाग लगाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक तो जीरो हटा देना, जीरो हटा दोगे तो काम चल जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया है f(x)(1/x-2), तो देखो x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो रहा है। तो इसका डोमेन क्या होगा कि जो भी रियल नंबर ले रहे हो उसमें से 2 हटा दो, 2 हटा दोगे तो कुछ भी रखोगे x की वैल्यू तो डेफिनेटली फाइनाइट ही प्राप्त होगी, इनफाइनाइट प्राप्त नहीं होगी।
फिर नेक्स्ट तीसरा इस टाइप का फंक्शन हो कि अंडरवुड के अंदर क्या दे रखा हो, कोई फंक्शन दे रखा हो, तो यहाँ पर डोमेन ज्ञात करना हो तो जो भी फंक्शन दे रखा हो उसको ये ले लेना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ये 0 के बराबर हो या ये 0 से बड़ा हो, क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर काल्पनिक वैल्यू प्राप्त होगी फंक्शन की, जो डेफिनेटली क्या होगा, प्रांत नहीं होगा। तो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए जो अंडरवुड के अंदर जो दे रखा होगा कुछ भी, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मेरे को यहाँ पर ये कोई फंक्शन दे रखा है, उसके अंदर ये दे रखा है, तो प्रांत ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो इस अंडरवुड के अंदर जो वैल्यू इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ऐसे गुणनखंड कर लेना। गुणनखंड तो करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो ये भी आपको सिखाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ पर कॉमन लोगे x, तो x, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। फिर x प्लस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, x प्लस 3, तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका x प्लस 2 x प्लस 3। यहाँ पर इसको देखो, जब वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू एक -3 आ रही है, -2 आ रही है। तो जब ये इसको जो नंबर लाइन होती है उस पर ड्रॉ करना, -3 -2 ऐसे होगा। तो देखो पहले इस भाग को चेक करना है, -2 से -3 से इधर -4 होगा, इधर -1 होगा। तो -3 से कोई बड़ी वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो जैसे मैंने -4 रखा, तो -4 रखोगे x की जगह, तो यहाँ पर देखो -4 + 3 तो -1 हो जाएगा। फिर -4 + 2 तो -2 हो जाएगा। गुणा करोगे तो पॉजिटिव संख्या आएगी। तो डेफिनेटली जो मान प्राप्त हो रहा है अंडरवुड के अंदर वो क्या है, वो तो या तो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो डेफिनेटली इस भाग को हम शामिल करेंगे। लेकिन जैसे -3 और -2 के बीच में कोई संख्या रखो, जैसे मान लो मैंने -2.5 रखा, तो ये तो एक तो पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा। गुणा करने पर नेगेटिव आएगा, और अंडरवुड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू रख देते हैं तो वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। इस भाग को हम शामिल नहीं करेंगे। फिर इसी प्रकार जो आपका -2 ये आगे दे रखा है, -2 और इधर आगे -1 होगा, फिर 0 होगा। तो -1 रखना वैल्यू, तो देखोगे ये भी माइनस, ये भी माइनस, गुणा होकर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी ये वाला पार्ट शामिल, ये वाला पार्ट शामिल, ये वाला पार्ट शामिल नहीं करना है। तो इसको जो डोमेन ज्ञात करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, टोटली इस प्रकार लिखोगे, ये -∞ टू -3 तक का शामिल कर लेना। फिर यहाँ पर ध्यान रखना, -3 जब रखोगे वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, तो -3 को भी शामिल करना है। तो इसको यहाँ पर ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाना। बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है ये -3 भी आपने शामिल कर लिया है, ठीक है। -3 पर भी ये डिफाइन होगा। क्यों -3 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0, और 0 तो हमें लेनी है। अंडरवुड के अंदर 0 भी चलता है और ग्रेटर देन 0 से बड़ी संख्या चलती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो -3 को शामिल कर लिया। फिर -3 से जो ये आगे -2 रखोगे तो -2 भी यहाँ पर इस इधर वाले 0 बनाएगा, तो -2 भी शामिल करना है। तो -2 को भी शामिल करना है तो बड़े ब्रैकेट से लेना है। अब ऐसे जो कॉर्नर पर संख्या है ना, उसको शामिल करना है या नहीं करना। जब करना हो तो बड़े ब्रैकेट का काम कर लेना, जब नहीं करना हो उस संख्या को तो ये इस टाइप का जो ओपन वाला ब्रैकेट होता है, इसका छोटा वाला ब्रैकेट, ये काम में लेना, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि -2 से इन्फाइनिटी तक चलेगा। इन्फाइनाइट देखो कोई संख्या नहीं होती, इसको शामिल नहीं करना है। क्यों इन्फाइनाइट तो हम देखना है, अगर यहाँ इन्फाइनाइट रख दोगे तो वैल्यू इन्फाइनाइट आ जाएगी। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए या तो वास्तविक होना चाहिए या फाइनाइट होना चाहिए। तो इसको इस प्रकार ले लोगे, फिर इनका यूनियन कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो डोमेन कैसे निकाला हमने। यहाँ पर देखो एक छोटी सी गड़बड़ है, ये जो लिख रखा है ना, ये इस प्रकार लिखना चाहिए R -3 to -2। तो इसको ओपन इंटरवल में लिख के घटा सकते हो। ये जो यहाँ पे इस टाइप का लिख रखा है ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो केवल -3 और -2 हट गया, तो ये तो हटाना ही नहीं है। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका इस ब्रैकेट का ये तो सेट के लिए शामिल, यानी कि इसमें जो संख्या लिख रखी होगी ना वही शामिल होगी। और अगर ये लिख दिया 1 2, इसका मतलब हो गया 1 से लेकर 2 तक की सभी संख्याएं शामिल होगी, जैसे 1.2 1.3 1.4। और अगर ऐसा लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 भी तो शामिल ही है, उनके बीच की सभी संख्या शामिल होगी। तो इनको तीनों का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि ये इसमें तो 1 और 2 ही शामिल है,
इसमें 1 और 2 के बीच की संख्या शामिल है, और इसमें 1 और 2 के साथ, जैसे ये मान लो ये 1 और ये 2 है, तो अगर ये सेट के रूप में लिख रखा है तो 1 और 2 ये दो संख्या शामिल है, और अगर ओपन इंटरवल के रूप में लिख रखा है तो 1 2 को छोड़ के ये पूरी संख्याएं शामिल है, और अगर ये बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है तो 1 2 के साथ साथ ये सभी संख्या शामिल है। तो तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने, अगर यहाँ पर देखो ये रूट वाला हो ना, कैसे, जैसे ये अंडर रूट, ये यहाँ पर इस टाइप का आ जाए फंक्शन, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन ही संख्या लेंगे। क्यों? अगर यहाँ पर अगर जीरो को शामिल कर लेते हो तो अंडर रूट के अंदर जीरो आएगा, जीरो बन के जीरो हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो डोमेन ज्ञात करने के लिए हम यही तो देखते हैं, एक तो देखते हैं कि वो रियल नंबर होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और काल्पनिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जीरो, इसको जीरो ग्रेटर देन जीरो क्यों लिखा? क्योंकि ग्रेटर देन जीरो इसलिए क्योंकि जीरो होते ही तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। फिर जो आपका फंक्शन log EX है, तो इसको ये किस प्रकार डिफाइन होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी ये log EX की बात करो तो इसको x को मोड में रखना, क्योंकि ये क्या होता है, नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन ही नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो जब भी x लिखना हो तब इसको मोड में लिखना, ठीक है। और फिर x बराबर 0 पर माइनस इनफाइनाइट वैल्यू होती है और नेगेटिव पर ये डिफाइन नहीं होता है। तो ये दो तो हमें क्या करना है, ये तो हमें डोमेन के लिए लेना ही नहीं होता है। फिर डोमेन के लिए 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और 1 की वैल्यू इसकी 0 होती है और ग्रेटर देन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये अपना x का जब यानी कि नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, तो ये फाइनाइट वैल्यू या रियल नंबर होगी तो ये डोमेन में काउंट होगा। तो ये इसका x की वैल्यू इस 0 से और 1 के बीच में और 1 से बड़ी, ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। फिर अगर यही वैल्यू क्या हो, जैसे ऐसा आ जाए f(x = 1/log px), तो इसका डोमेन क्या होगा। तो देखो अभी हमने ऊपर चर्चा की है कि log किस प्रकार का होगा। तो जब वैल्यू इसकी, देखो अब इसमें जब ये नीचे आएगा तो x की वैल्यू 1 रखते ही तो 0 हो जाएगा और 0 रखते ही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस टाइप का जो जो इसकी ये डोमेन से अब की बार इसको हटा देंगे अगर नीचे रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव ये तो शामिल हो गए होगा, और यहाँ पर x बराबर 0 भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तो यहाँ पर देखो ये log की वैल्यू दे रखी है, तो log 1 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू है कहीं काम आ सकती है 0.30, 10, 3 की वैल्यू, जब ये जब है जब बेस क्या हो, ध्यान रखना 10 हो, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये ई के लिए नहीं है। तो वो 0, 0.30, 10, 0.47, 71, ये ध्यान रखना, 0.60, 20, 6990, 0.7781, 0.8451, 0.9030, और जो 10 है इसकी वैल्यू 1, यानी कि जब ये बेस और ये सेम हो जाती है संख्या तो इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर फलनों का संयोजन या व्युत्क्रमणीय फलन वगैरह, संयोजन फंक्शन क्या होता है, इसके लिए देखो कोई फंक्शन, यानी कि पहले तो आपको ए सेट लिया, बी सेट लिया और ये सी सेट है, ये तो ए है, ये बी है, ये सी है। एक फंक्शन एफ ए से बी में परिभाषित है और एक फंक्शन जी किसमें, बी से सी में परिभाषित है। तो इनका कॉम्पोजिट फंक्शन गोफ कहेंगे, यानी कि जो भी जी ऑफ, गोफ या फोग, ये दो प्रकार के निकाल सकते हैं, एफ ओ जी और जी ऑफ। तो इनको परिभाषित करेंगे कि जैसे एफ जी, एफ ए से बी में, जी बी से सी में है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो ये गोफ है इसको फॉर्मूला ध्यान रखना। एक तो ये पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जो हमने ए लिया था, ये बी लिया था, ये सी लिया था, ये फंक्शन एफ, ये फंक्शन जी। तो एफ ऑफ एक्स, पहले एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो जो जी का पार्ट होगा इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एफ ऑफ एक्स के टाइप के होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। अगर ऐसा लिख रखा है तो पहले तो एक्स की वैल्यू से आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स निकालोगे, जो यहाँ पर एलिमेंट आएगा एफ ऑफ एक्स की इमेज निकालोगे वो इसमें आएगी। जो इस प्रकार डिफाइन होता है, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, संयोजन। फिर व्युत्क्रमण क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन एफ ए से
बी में परिभाषित है, ये एस से बी में परिभाषित है, तो इसका व्युत्क्रमण क्या होगा, बी से ए में परिभाषित होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये कब परिभाषित होता है, यानी कि ऐसा कब, उसका व्युत्क्रम कब लिख सकते हैं, तो वो 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। एक की इमेज एक के साथ होनी चाहिए और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं हो, क्योंकि अगर 1 1 नहीं होगा तो जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि एक एलिमेंट की 2 इमेज बन जाएगी, तो फिर उसका व्युत्क्रमण विद्यमान ही नहीं होगा। और अगर ये ऑन टू नहीं होगा तो उसमें जो की बार देखो, ये डोमेन और ये कोडोमेन होता है फंक्शन के लिए, इन्वर्स के लिए ये डोमेन और ये कोडोमेन होगा। तो इसमें अगर एलिमेंट खाली बचे हुए हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो अब की बार जब उल्टा करेंगे तो इसकी ऐसे एलिमेंट बच जाएंगे जिनकी इमेज नहीं है, तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं बैठेगी। तो इसके लिए 1 1 ऑन टू तो होना ही चाहिए। तो व्युत्क्रम फल हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब कोई फंक्शन दे रखा हो और उसका 1 1 ऑन टू हो, तो हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। फिर प्रतिलोम जो व्युत्क्रम फलन है उसके प्रॉपर्टी गुण क्या होते हैं, एक तो जैसे यानी कि कोई भी व्युत्क्रम है उसका उसके साथ करते हो तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। तो जो हमने वैसे इसकी व्युत्क्रम की बात कर चुके हैं, ग्रुप पढ़ा था वहाँ पर ग्रुप थ्योरी में, तो सेम वही बात है, इन्वर्स वही है, आइडेंटिटी वही है, डेफिनेशन वही रहेगी। बाइनरी की भी हमने वहाँ पर बात कर ली थी क्लोज, कि कोई सेट एस है जिस पर कोई ये स्टार संक्रिया, यानी कि ये बाइनरी कब कहलाएगी, जब दो इसके एलिमेंट लें ए और बी, इन पर ऑपरेट करने पर कोई तीसरा एलिमेंट अगर उसी सेट में प्राप्त होता है उसको बाइनरी कहते हैं। ये ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन में देख चुके हैं, इन्वर्स की भी वहाँ पर डेफिनेशन देख चुके हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है उसकी भी एलिमेंट वहाँ पर देख चुके हैं, कॉम्यूटेटिव क्या होता है ये भी देख चुके हैं कि ए का बी के साथ ऑपरेट करने पर बी का ए के साथ ऑपरेट करने पर सेम वैल्यू आए तो वो कॉम्यूटेटिव होती है एलिमेंट, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव भी वहाँ पर ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था तब देख चुके हैं। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट भी देख चुके हैं, किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी कब कहेंगे, जब उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट प्राप्त हो रहा हो, तो इस प्रकार के एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो ये परिभाषाएं देख चुके हैं। फिर हमने इन्वर्स की भी देख ली थी, कोई ए का बी इन्वर्स कब होगा, जब उसका एक के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर फंक्शन में भी वही लगेगा कि एफ का इन्वर्स क्या होगा जो उसको ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आए। तत्समक फलन की भी हमने बात कर ली थी ऊपर, कि तत्समक फलन क्या होता है, जिसकी इमेज सेम बन रही हो, सेम एलिमेंट। तो यहाँ पर ये चर्चा हम कर चुके हैं।